नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10 के अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हमने प्रश्नावली 1.1 को पूरा किया था, जिसमें हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सीखा था। साथ ही हमने उनकी जांच भी करनी उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से सीखी थी। तो जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि आपकी कक्षा 10 से संबंधित जो बहुत ही अच्छे वीडियो बन रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं, तो उनसे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें, ताकि उनको भी इसी तरह के जो वीडियो बन रहे हैं उनका बेनिफिट उन्हें मिलेगा। ठीक है, तो जो साथी पुरानी वीडियो से चूक गए हैं या पिछले वीडियो नहीं देख पाए हैं, तो उनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहां से भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 1.2, जिसमें हम अपरिमेय संख्याओं को हम पुनर्ग्रहण किस तरह से किया जाता है, उनको किस तरह से सिद्ध किया जाता है, उसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। साथ ही आपसे और निवेदन कर दूं कि वीडियो शुरू करने से पहले आप अपने हाथ में कॉपी और पेन ले लीजिए, ताकि आपको जो भी अच्छा लगे उसे आप साथ ही साथ नोट भी करते रहें और आपके लिए बहुत ही अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए, तो प्रश्नावली 1.2 की तरफ बढ़ते हैं। उसका पहला जो प्रश्न दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, यानी इसका अर्थ ये है कि हमें ये बताना, दूसरी भाषा में ये कहें कि हमें ये प्रूफ करना है कि √5 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। सिंपल सा है। अपरिमेय का अर्थ क्या होता है? यानी ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है। अब परिमेय संख्या कौन सी होती है ये भी हम जानते हैं। ऐसी संख्या जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो सारी क्या होती है? परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। यानी हमें ये प्रूफ करना है कि ये √5 जो है यह अपरिमेय संख्या है, इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ये है प्रश्न की भाषा। यानी जब तक हम प्रश्न की भाषा को नहीं समझेंगे तब तक हम प्रश्न को बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे, और फिर हम क्या करेंगे, उस प्रश्न के जो स्टेप है उनको हम रटने की कोशिश करेंगे या उसको सीधा याद करने की कोशिश करते हैं। और मेरा ये कहीं भी ये टारगेट नहीं रहता है कि मैं बच्चों को इस तरह से रटना या उसको केवल याद करना सिखाऊं। हम हर प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से उसकी भाषा को समझेंगे, किस तरह से उसको हम प्रूफ कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, हमें ये प्रूफ करना है कि √5 जो है वो कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसका अर्थ हमें ये प्रूफ करना है कि यह परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है मतलब हम इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, यानी तो वही बात हो गई कि हमें ये प्रूफ करना हो कि जैसे हमें ये कहा जाए कि सिद्ध कीजिए कि गाय जो है वो एक पक्षी नहीं है। सिंपल से, यानी ये हमें प्रूफ करना है कि गाय क्या है? पक्षी नहीं है। वैसे हम जानते हैं कि गाय तो पक्षी हो ही नहीं सकता। गाय क्या है? एक जानवर है। लेकिन प्रश्न ऐसा दिया है कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम जैसे गाय को हम पक्षी नहीं मान सकते, हम क्या शुरू करेंगे? तो इस प्रश्न को जब अगर हम प्रूफ करना है कि पक्षी नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? पक्षी मानकर इस प्रश्न को शुरू करेंगे कि हम यही मान लेते हैं गाय क्या है? पक्षी है। तो जब नहीं के लिए तो हम क्या करेंगे? जब पक्षी अगर है तो उसकी हम विशेषता को देखेंगे। अगर ये विशेषता इसमें होती है तो ये पक्षी हो जाएगा, और ये अगर विशेषता इसकी नहीं है तो ये पक्षी नहीं होगा। यानी गाय अगर पक्षी है तो हम क्या देखेंगे? जिसके पंख होने चाहिए। अगर वो पक्षी है तो उसके क्या होंगे? पंख होंगे। और अगर पंख है तो वो उड़ भी सकती है, और उड़ सकती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जा सकती है। लेकिन चूंकि ये तो हम जानते हैं, न तो गाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ के जा सकती है, न गाय के पंख होते हैं। अगर पंख नहीं होते हैं तो इसका मतलब पक्षी भी नहीं है। यानी ये हमें यही जो सोच है, इसी सोच को हमें काम में लेके इस प्रश्न को प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को हम कैसे प्रूफ करेंगे। अब हमें ये करना है कि हमें प्रूफ तो क्या करना है कि √5 एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम क्या करेंगे? हम पहले ये मानेंगे कि √5 जो है वो एक ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या। हम क्या मान के इस प्रश्न को शुरू करेंगे कि √5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। और अगर वो एक परिमेय संख्या होगी, इसका मतलब क्या होगा? हम उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। और अगर उसको लिखेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? तो यहाँ से हम इस प्रश्न को शुरू करेंगे तो आपको ये प्रश्न बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर आपने कॉपी पेन नहीं लिया है तो इस प्रश्न में आपको जरूर जरूरत पड़ेगी, आप साथ में ले लीजिए और फिर इस प्रश्न को अपन शुरू करते हैं। हमें यह सिद्ध करना है कि √5 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हम इसके विपरीत मानेंगे। हम ये मानेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमें क्या मानना है?
जब हमें सिद्ध ये करना है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है तो हम इसके विपरीत मानेंगे कि √5 जो है वो कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, और जिसे हम क्या कर सकते हैं, जिसे हम कौन से रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि परिमेय संख्या है तो हम उसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम P/Q के रूप में लिख के देखते हैं कि हम इसको कैसे लिखे। सपोज जैसे हमने √5 जो है इसके कोई एक जो इसका जो रूप है हमने ये मान लिया कि R/S रूप में कोई दो संख्या दी हुई। ठीक है, कोई भी दो पूर्णांक हो सकते हैं। तो ये दो पूर्णांक है। अब ये पूर्णांक ऐसे हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए जैसे मैंने लिया कि हो सकता है कि ये जैसे 5/10 हो जाए, ऐसे भी तो हो सकता है। यानी ऐसे पूर्णांक हो सकते हैं जो किसी न किसी से विभाजित, जैसे ये विभाजित हो रहा है, किसके 5 से विभाजित हो रहा है, तो हम इसको वापस सरल करके हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये जो है ये ऐसे जो होंगे, ये इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है इसका क्या होगा, केवल एक है, जो एक से ही विभाजित होते हैं। यानी ऐसे संख्या हो सकते हैं, R और S ऐसे भी हो सकते हैं कि जो किसी न किसी से अगर विभाजित हो, अगर ये विभाजित हो, मान लिया किसी से विभाजित होते हैं और बाद में हमें कोई आंसर मिल जाता है A और B। ठीक है, तो ये हम मान लेंगे। यानी अंत में जो है जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक पूर्णांक ऐसा मिल सकता है कि √5 का जो आंसर है वो हमें A और बेटा B के रूप में मिल सकता है। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि S जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम परिमेय संख्या की परिभाषा में भी देखते हैं कि Q का मान जो है वो कभी भी 0 नहीं होता है। यानी हर का मान कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो भी परिमेय संख्या नहीं होगी। तो हमारे सामने ये सिचुएशन बनी है कि √5 हो सकता है, या तो उसका R/S भी हो सकता है, या उसका अगर कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ है तो उसको अपन सॉल्व करेंगे तो हमें A/B मिल सकता है। यहाँ एग्जाम्पल से देखिए, तो ये तो R और S है, जैसे 5/10 है, तो उसको हमने सॉल्व कर दिया तो हमें क्या मिल गया, 1/2, यानी वो मिल गया हमें A/B। ठीक है, अब हमें यहां से हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। वर्ग करने से क्या होगा, यहां हमने √5 का वर्ग कर दिया और इधर हमने A/B का वर्ग कर दिया। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्गमूल को जो वर्ग करेंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी 5। ठीक है, अब इसको आप अगर नहीं समझे तो इसको सरल भाषा में समझिए। √5 का जो वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वर्ग का क्या होता है, उसी संख्या का 2 बार गुणा। यानी √5 का √5 से हम गुणा करेंगे तो हमें संख्या क्या मिलेगी, देखिए 5 का 5 से गुणा कर दिया, क्या मिला हमें 25, और 25 का जो वर्गमूल करेंगे तो हमें संख्या कौन सी मिलेगी, 5। यानी √5 का जब वर्ग करते हैं तो हमें संख्या 5 मिलेगी। ठीक है, अब इधर आप इसी तरह से वर्ग कर दीजिए, A का वर्ग हो गया A², B का वर्ग हो गया B²। ठीक है, अब इनका थोड़ा गुणा कर दीजिए। आप 1 का A से कर दिया A², वज्र गुणा कर रहे हैं, अगर B² को 5 से करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 5B²। ठीक है, ये हमें एक सिचुएशन मिली, एक समीकरण मिला है। अब हमें यहाँ पर क्या करना, अब ये सोचना है, देखिए यहाँ से हमें थोड़ी सोच हमारे विकसित करनी पड़ेगी। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि A² का जो आंसर आया वो क्या आया है, 5B²। 5B² का मतलब ये है कि A² का जो मान है वो कोई ऐसी संख्या है जिसमें जो 5 से विभाजित जरूर होती है। ठीक है, यानी हमें कोई संख्या, जैसे यहाँ पर कुछ भी आंसर हो सकता है उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन जो भी आंसर है उसको कम से कम 5 से गुणा तो हो रहा है। इसका अर्थ है कि A² जो है इसमें अगर हम 5 का भाग दे तो 5 का भाग तो पूरा पूरा जाएगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर A² जो है वो 5 से विभाजित है। यानी हम इससे हमें ये मालूम पड़ रहा है कि A² जो है वो 5 से विभाजित है। ठीक है, अब हमने एक प्रमेय आपके बुक्स में दिया हुआ है, अब एक प्रमेय देखिए, प्रमेय नंबर है 1.2। ठीक है, उस प्रमेय में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी भी पूर्णांक का वर्ग जो है वो अगर किसी एक दूसरी संख्या से अगर विभाजित होता है तो वो संख्या भी उस संख्या से जरूर विभाजित होगी। ठीक है, यानी अगर हमें ये लिखा हुआ है किसी संख्या का अगर वर्ग हम करें वो अगर 5 से विभाजित हो रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि A जो है ये भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर हमें अगर A² में अगर 5 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसका अर्थ है कि A में भी 5 का भाग पूरा पूरा जरूर जाएगा। ये यहाँ से हमें एक सिचुएशन मिले। अब हम ये अगर इसको आगे थोड़ा और समझे, चलिए अब इसको हम आगे थोड़ा और समझते हैं कि अगर जब A अगर 5 से विभाजित है, इसका मतलब ऐसी कोई A जो संख्या है वो कैसी संख्या है जिसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। यानी हम ये अब समझ लेते हैं कि A जो है वो एक ऐसी संख्या 5 के गुणांक में कोई ना कोई संख्या है, ये भी हमने माना।
ठीक है। यानी ये जो प्रश्न है पूरा हमें सपोज करके ही प्रश्न को आगे बढ़ना है। यानी यहाँ एक ऐसा देखो हमने ये देखा है कि a की घात 2 जो है वो 5 का गुणज में लिखी हुई संख्या है, मतलब a स्क्वायर में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो हमने प्रमेय से ये देखा है जब a स्क्वायर का भाग अगर 5 में पूरा पूरा जाएगा तो a का भाग a में भी 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, तो अब जब 5 का भाग पूरा पूरा जा रहा है इस संख्या में, इसका मतलब ये एक ऐसी संख्या है जो 5 के गुणज में तो जरूर होगी, तभी तो इसमें 5 का भाग जाएगा। चलिए अब ये जो हमने संख्या जो मानी है एक बराबर क्या माना है 5 से, इसको हम इस ए स्क्वायर की जगह लिखेंगे। समीकरण 1 में हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, इसको समीकरण 2 लिख दीजिए। समीकरण 1 में क्या करते हैं हम ए का मान रखने पर हम ए का मान रखते हैं। यहां पर हम क्या लिखा ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए की जगह हमने क्या लिखा 5c, तो 5c का स्क्वायर हो जाएगा बराबर इधर क्या लिखा हुआ है 5b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ 5c का 5c से गुणा कर दीजिए। 5 का 5 से गुणा किया क्या हो गया 25, c का c से गुणा कर दिया c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। ठीक है, इस 5 का पक्षांतर कर दीजिए, b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, 5 आ गया बट्टा में, 5 को 25 से काट दिया क्या आ गया 5c स्क्वायर। अब देखिए अब यहाँ पर भी वही सिचुएशन बनी है जो हमारे ए स्क्वायर का मान आ रहा था। ए स्क्वायर का मान भी कितना आ रहा था 5b स्क्वायर आ रहा है, वो का वो यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 5c स्क्वायर। इसका मतलब है अगर बी स्क्वायर से हम वही बी स्क्वायर जो है वो अगर 5 से विभाजित है, बी स्क्वायर किससे विभाजित है 5 से विभाजित है, इसका अर्थ है बी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, ठीक है, यानी यहां से हमें दो चीजें मिली है। एक तो हमें ये मालूम पड़ा कि जो ए जो पूर्णांक है, ए पूर्णांक है इसमें भी 5 का भाग पूरा पूरा जाता है, और ये जो बी जो पूर्णांक है इसमें भी 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। यानी कहने का मतलब दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो वो कौन सा है 5। ठीक है, अब इस प्रश्न को अपन आगे समझते हैं। अगर दोनों में ही अगर 5 जो है उभयनिष्ठ अगर गुणनखंड है, जैसे इसका कोई न कोई मान आ जाए, एग्जांपल के 5 का गुणज है, जैसे 5 का गुणज मान लो 10, 2 से गुणा कर दिया क्या आ जाएगा 10, और बी जो है वो भी एक 5 का गुणज है, तो मान लो 3 से गुणा करिए मान लो 15 हो। ठीक है, 5 के भी कुछ भी हो सकते हैं, यानी दोनों में ही 5 का भाग पूरा पूरा। हमने देखा है कि ए जो है ए में भी 5 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, और बी जो है उसमें भी 5 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा 2/3 के रूप में मिलेगा, यानी परिमेय संख्या के रूप में ही हमें आंसर मिलेगा। लेकिन हमें जो आंसर जो है इसका वर्गमूल में आ रहा है, इसका अर्थ है कि ये जो है दोनों का एक कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 नहीं हो सकता। मतलब हमने जितना भी ये काम किया है वो सारा ही हमारा गलत है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि हमने इस जो हमें आंसर जो मिल रहा है ये हमें किस कारण से मिल रहा है, ये हमारा गलत परिकल्पना के कारण मिल रहा है। क्योंकि हमने जो इसकी कल्पना की थी वो शुरू से ही गलत की है। जैसे वो गाय को पक्षी मानने वाली बात है, तो हमने जो पहले से ही मान लिया √5 जो कैसी संख्या है परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या होती तो इसका आंसर भी कैसे आता, इस तरह से ही परिमेय संख्या में ही आता, वर्गमूल में इसका आंसर नहीं आता। तो ये जो हमें आंसर मिले वो कहाँ से मिले, इसका गलत परिकल्पना के कारण मिला है। तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि √5 जो है वो कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या न होकर यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी आपको थोड़ा सा इसमें बहुत ही अच्छी सोच रखनी पड़ेगी, तभी आप इस प्रश्न को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़े और दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी ये भी उसी के तरह है, इसमें भी हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो पूरी जो संख्या दी हुई है वो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन आप इसमें ज़्यादा हमें मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके जितना बड़ा प्रश्न नहीं है। इसको हल करने के लिए हमें छोटा सा ही काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें वही मानना है जो हमने पिछले प्रश्न में भी माना था। क्या माना था हमने इसका, बिल्कुल हम इसके विरोधाभास में मानेंगे। हम ये मानेंगे कि 3 + 2√5 जो है वो कैसी संख्या है, अपरिमेय की जगह हम ये मानेंगे ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना काम तो हमें उसमें भी किया था और ये काम हमें इसमें भी करना है। हम सबसे पहले क्या मानेंगे 3 + 2√5 जो है वो कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। हम इसको क्या लिखेंगे a/b। अब यहाँ पर a और b क्या है, a और b जो है वो पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक का अर्थ है प्लस में माइनस में कुछ भी संख्या हो सकती है। ठीक है,
तो ये जो हो गए ये हमने मान लिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, उसमें तो हमें वर्क करना पड़ा था, लेकिन इस प्रश्न में हमें वर्क करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम केवल यहाँ पक्षांतर करेंगे। जो 3 जो प्लस में है पहले उसका पक्षांतर कर दीजिए। यहाँ क्या बचेगा, 2√5 बराबर a बट्टा b, यहाँ पर प्लस में तो यहाँ माइनस में हो जाएगा पक्षांतर करेंगे तब। अब अगला काम क्या करना है, ये जो 2 लिखा है इसका भी हम पक्षांतर करते हैं ताकि हमें √5 का मान मिले कि √5 का मान क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो हमें आंसर मिला है ये तो है a बट्टा b -3 और अपॉन में आ जाएगा ये 2। ठीक है, ये हमें एक आंसर मिल गया। इसको हम लिख देते समीकरण 1। अब हमें ज़्यादा इसमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि a जो है a है, b है, साथ में क्या लिखा हुआ है -3 लिखे हुए हैं या 2 लिखे हुए हैं। ये 4 यहाँ पर हम जो पूर्णांक दिए हुए हैं ये चारों क्या है, चारों के चारों सभी यहाँ पर है पूर्णांक। क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक का अर्थ हुआ यानी a और b जो है ये भी कोई ना कोई हमारे यहाँ, इसको अब हम एग्जांपल से समझे, जैसे a और b के लिए जैसे कोई संख्या है, मान लो 5/7 लिखा हुआ है। ठीक है, कोई ना कोई पूर्णांक ही होंगे। और अगर उसमें से -3 करें और फिर उसको अगर हम 2 से भाग दें, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब इनका इसका हम लसक लेके भाग लेंगे तो इसका कोई ना कोई हमें आंसर बट्टा में कोई ना कोई संख्या मिलेगी। ठीक है, और जब इसका 2 का हम जब उसमें भाग देंगे या उसको जब रिवर्स करके गुणा करेंगे तब भी हमें पूर्णांक अंश और हर में कोई ना कोई संख्या ही मिलेगी। यानी कहने का तात्पर्य अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए a b -3 और 2 सभी क्या है, पूर्णांक है। इसका अर्थ ये हुआ कि a बट्टा b -3/2 जो है ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। क्योंकि जब सारे ही ये पूर्णांक है, अगर पूर्णांक होंगे तो उनका आंसर जो है वो किस में आएगा, भिन्न के रूप में ही आएगा। तो भिन्न के रूप में जो आएगा तो वो कैसे संख्या होती है, परिमेय संख्या। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ये पूरे परिमेय संख्या है, कौन सी a बट्टा b -3/2 जो है ये अगर परिमेय संख्या है, इसका अर्थ है कि इसका अर्थ ये हुआ तो अतः √5 जो है वो भी कैसे होगी, एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक परिमेय संख्या। अगर ये सारे जो पूर्णांक है तो उनका जो मान आएगा वो किस में आएगा, पूर्णांक में ही आएगा, भिन्न के रूप में आएगा। तो कैसी संख्या बनेगी, परिमेय संख्या बनेगी। इसका अर्थ ये हुआ कि √5 जो है वो भी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या ही होगी। इनका मान जो है वो वर्गमूल में नहीं आ सकता, पूर्णांक में ही आएगा। तो ये कैसे संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होगी। लेकिन रियल में ये परिमेय संख्या नहीं है। इसका कारण क्या है, वही कारण है क्योंकि हमने जो गलत परिकल्पना की है या इसलिए हमें ये विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ, अतः हम ये सीधा लिखेंगे कि यहाँ पर क्या है, विरोधाभास है। कि विरोधाभास क्यों है, क्योंकि ये हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि 3 + 2√5 जो है वो कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। तो इस प्रश्न को जब अंडररूट के साथ में अगर कुछ भी संख्या लिखी हुई है तो आपको प्रश्न को ज्यादा लंबा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो प्रश्न दिया वो ये लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी इनको भी हमें उसी तरह से सिद्ध करना है। यहाँ पर हमारे सामने 3 प्रश्न दिए हुए, एक तो दिया हुआ है 1/√2, एक दिया हुआ है 7/5 और एक दिया हुआ है 6 + √2। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, वही काम करने हैं जो हमने पहले 2 प्रश्नों में किया है। अब आपको ये कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें कौन सा तरीका यूज करना है, क्या पहले प्रश्न वाला तरीका यूज करना है या जो हमने दूसरे प्रश्न में यूज किया उस तरीके से हम प्रश्न को हल करेंगे। तो आप यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन को देखिए। जो पहला जो प्रश्न है उसमें हमें केवल लिखा हुआ है 1/√2। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है इस प्रश्न को तो हमें उसी तरह से करना पड़ेगा जो हमने पहले प्रश्न को किया है। तो पहले प्रश्न को जिस तरह से हमने परिमेय संख्या मानकर पूरा प्रूफ किया था उसी तरह से इसको भी प्रूफ करना पड़ेगा। जैसे ये जो 1/2 जो दिया है पहले तो हम वही करेंगे। 1/√2 को हम क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। तो हम इसको जैसे a/b के रूप में मान लिया। फिर हमें क्या करेंगे, वही करेंगे, हम इसका वर्ग करेंगे। 1/√2 का हम वर्ग करेंगे और इधर क्या करेंगे, a/b का भी वर्ग करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर 1 का वर्ग 1 हो गया, √2 का वर्ग हमें क्या मिलेगा 2। उसके बाद में यहाँ हमें मिला है a² और यहाँ पर क्या मिलेगा b²। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्रॉस गुणा करें, वज्र गुणा करें तो हमें यहाँ क्या मिला b² बराबर 2 का a² से गुणा कर दिया 2a²। ठीक है, ये मिलेगा हमें समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर देखिए हमें जो प्रश्न जो उसमें जो मिला था हमें वहाँ a का मान मिला था
ए का जो गुणक मिला था वो हमें मिला था 5b², अगर आपको याद हो। और यहाँ पर हमें जो है पहले b का मान प्राप्त हो रहा है, यानी हमें क्या करना है, अगर b² जो है वो किससे विभाजित है, 2 से। b² जो है वो किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है। इसका अर्थ ये हुआ, अगर b² अगर 2 से विभाजित है तो b भी जो है वो भी किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वही काम करना है। अब किसको हम b को, वहां हमने देखो a को माना था, यहाँ पर हमें b को मानना पड़ेगा। अब किसका ये विभाजित, 2 से विभाजित हो, हम इसके 2 के गुणांक में मानेंगे तो हम इसको मानेंगे 2c। ठीक है, अब 2c इसको मानने के बाद हमें वही काम करना है, इसमें मान रखिए। वहां हमने a में मान रखा था, अब यहाँ पर a की जगह किसमें मान रखेंगे, b की जगह। तो जो b² बराबर 2a² वाला जो समीकरण है नंबर 1, उसमें आप मान रखेंगे b का, b की जगह हम रखेंगे 2c का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, 2a का स्क्वायर। गुणा कर दीजिए, 2 का 2 से गुणा किया 4, c का c से कर देंगे c² बराबर क्या मिला हमें, 2a²। 2 का पक्षांतर कर दीजिए, इससे हमें क्या मिलेगी, a² की वैल्यू मिल जाएगी 4c² बट्टा हो गया 2। 4 से 2 को काट दिया 2 बार, क्या मिला हमें आंसर, 2c² बराबर a²। यानी यहाँ पर हमें a² की जो वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, 2c², यानी ये भी किससे, 2 से विभाजित है। यानी यहाँ पर a² जो है वो किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है। तो प्रमेय 1.2 के अनुसार a जो है वो भी किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। यानी उसमें भी 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, जैसा हमने पहले प्रश्न में देखा था। ठीक है, अब यहाँ पर वही संभावना स्वयं बन गई कि जब b ये भी 2 से विभाजित है, a जो है वो भी 2 से विभाजित है। इसका अर्थ ये हुआ कि इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो क्या है, 2। और जब दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसका अर्थ ये हुआ कि जो 1/√2 जो है वो कैसी संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन वास्तव में ये नहीं प्राप्त होता है, यहाँ पर विरोधाभास है। और विरोधाभास किस कारण से है, क्योंकि हमारी जो परिकल्पना है, जो हमने 1/√2 को जो परिकल्पना हमने जो सोचा था कि 1/√2 जो है वो कैसी संख्या है, हमने अपरिमेय के जगह उसको क्या सोचा था, ये परिमेय संख्या है। इसलिए हमें ये सारा ही गलत आंसर मिला है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 1/√2 जो है वो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इसके दूसरा जो प्रश्न है वो प्रश्न बिल्कुल जो हमने अभी प्रश्न नंबर 2 को जो हल किया था, क्योंकि जब मैंने कहा है कि अंडरूट के साथ में अगर कुछ भी एक गुणा में, प्लस में, भाग में अगर कुछ भी संख्या दी हुई है तो हम उनको सीधा ही पूर्णांकों के रूप में देख के पता कर सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। तो पहला काम तो हम वही करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यही मान लेंगे कि 7√5 जो है वो कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय उसको कैसे लिखेंगे, हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, केवल यहाँ पर 7 का आपको पक्षांतर करना है, तो उससे हमें √5 का मान मिल जाएगा। क्या मिलेगा, a/b। अब ये 7 जो है यहाँ गुणा में है तो यहाँ चला जाएगा भाग में, यानी नीचे आ जाएगा b के पास। तो हमें जो मान मिला है √5 का वो क्या मिला है, a/7b। अब यहाँ पर a जो है 7 है या b है, ये तीनों ही क्या है, पूर्णांक है। तीनों ही कैसे है, पूर्णांक है यहाँ पर। तो इसका अर्थ ये हुआ कि a/7b जो है वो कैसे होगी, एक परिमेय संख्या होगी। जब सारे पूर्णांक है तो a/b जो है वो कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या। और अगर a/7b अगर परिमेय संख्या है, इसका अर्थ ये हुआ कि √5 जो है वो भी कैसी संख्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, लेकिन वास्तव में ये परिमेय संख्या नहीं है। कारण बकल वो जो हमने पहले सोचा था, यहाँ पर विरोधाभास क्यों है, क्योंकि हमने परिकल्पना गलत की है। तो हमें बहुत छोटा सा इसलिए हम लिख सकते हैं कि 7√5 जो है वो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। और इसका तीसरा जो प्रश्न है वो भी बिल्कुल इसी की तरह है, 6 + √2 जो है इसको भी हम क्या मानेंगे, पहले a/b मान लिया। अब यहाँ पर 6 का पक्षांतर करना है, तो √2 का मान जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, a/b + 6 की जगह हो जाएंगे -6। फिर आपको स्वयं वही लिखना है कि a, b और 6 जो है वो क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक इसका अर्थ ये हुआ कि a/b - 6 जो है ये कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या। और अगर ये परिमेय संख्या है, इसका अर्थ हुआ कि √2 जो है वो भी एक परिमेय संख्या होगी। और जब ये परिमेय संख्या है, जब ये है कैसी, अपरिमेय संख्या, नहीं वही हमें यहाँ पर विरोधाभास मिल रहा है, जो हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि 6 + √2 जो है वो भी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आशा करूंगा कि इस वीडियो में हमने बहुत ही सरल तरीके से
अपरिमेय संख्याओं को किस तरह से पुनः भरण किया जाता है या उनको किस तरह से सिद्ध किया जाता है, उसको हमने बहुत ही सरल तरीके से बिल्कुल आसान सी भाषा में उसको समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत आई है या उसकी कहीं पर आपको समझ में नहीं आया है या कोई ऐसा स्टेप है जो आपसे हो सकता है आपको मिस हो गया है या आप अगर समझ में अच्छे से नहीं आया तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें उसकी आपकी समस्या का समाधान हम जरूर करेंगे। और भी मैं कोशिश करूंगा आपको और भी इससे भी सरल तरीके से इसको समझाने की जरूर कोशिश करूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पुनः आपसे निवेदन कर दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें। इससे क्या होगा कि जो वीडियो जो होगा वो ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा और आपकी तरह जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी बेनिफिट होगा और वो भी आपकी तरह बेहतर लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।